हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्योर मैथमेटिक्स क्लास। स्टूडेंट्स, माई सेल्फ हिमांशु सिंह। और क्लास स्टार्ट करने से पहले हम अपने टीचिंग एक्सपीरियंस और थोड़ा क्वालिफिकेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, हमारा जो रोल था टीचिंग में वो एज ए मैथमेटिक्स लेक्चरर के फॉर्म में था, जिसमें हमने आईआईटी गेट, आईआईटी जैम, आईआईटी जी मेंस और एनडीए, बीएससी, एमएससी और साथ साथ सीबीएसई बोर्ड के क्लास 12 और डिफेंस की जो तैयारी होती है, मैंने वहाँ तक के बच्चों को पढ़ाया। मतलब ओवरऑल हमने 6 साल यहाँ पर अपना स्पेंड किया है। ठीक है, और साथ साथ इससे जैसे अब पहले जो होते हैं कि जब आप एकेडमी स्तर में या बीएससी में से पढ़ रहे थे तो उस तरह से हमने इससे ज़्यादा ही पढ़ाया होगा, लेकिन अभी हाँ, हालांकि हम जो प्रोफेशनल तरीके से टीचिंग कर रहे हैं उसमें हमारा 6 साल कवर अप हो चुका है। ठीक है, क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो हमारा एमएससी मैथ्स से था, बीएड हमने कंप्लीट कर लिया है, बीएड हमारा भी मैथ्स से है, आईटी गेट क्वालिफाइड हुआ हूँ। ठीक है, और एमएससी एंट्रेंस से एओ हमने वो भी क्वालिफाइड कर रखा है मैथ्स में, और साथ में मैथ्स क्विज का हम टॉपर बन चुके थे और ऐसे ट्रॉफी वगैरह मिली थी, बस ज़्यादा कुछ खास नहीं। ठीक है, तो यही हमारा क्वालिफिकेशन है। और चलो आज के टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिससे हम लोग आप लोग इंटरेक्ट होने वाले हैं। और जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रियल एनालिसिस से रिलेटेड रहेगा। तो पहले हम कुछ प्लान के बारे में बात कर लेते हैं, कंटेंट प्लान के बारे में, और फिर उस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आज का टॉपिक में क्या थीम रहने वाला है। ठीक है, तो रियल एनालिसिस में सबसे पहला जो हमारा स्टार्टअप होता है वो इंट्रोडक्शन ऑफ रियल नंबर से ही होता है, जो कि आपने बेसिक से एक कंप्लीट कर रखा है, क्लास 10 12 के अंदर में बहुत अच्छे से आपने पढ़ा हुआ है। लेकिन क्योंकि हम लोग रियल एनालिसिस पढ़ रहे हैं और ये प्योर मैथमेटिक्स का बहुत अच्छा टॉपिक होता है और वेटेज टॉपिक होता है सीएसआर नेट और गेट में भी, तो इसलिए इसको बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग अच्छे से डिटेल डिस्कशन करेंगे। हालांकि आप डिस्कस करके आए हैं 11th में, फिर भी हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑल सेट थ्योरी में, जिसमें हम 3 से 4 दिन अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसको स्टडी करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन में, जिसमें लगभग 6 से 7 दिन अच्छे से डिस्कस करेंगे, जिसमें हम रिलेशन के बारे में आपको बताएंगे, टाइप्स ऑफ रिलेशन के बताएंगे, काउंटिंग ऑफ रिलेशन के बारे में बताएंगे। फिर हम इसमें आपको जो भी इससे पॉइंट बनते हैं, नोट पॉइंट बनते हैं, जो कि हमें आगे यूज होते हैं, उन नोट पॉइंट के बारे में बताया जाएगा। टाइप्स ऑफ फंक्शन, फंक्शन क्या होता है, टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या होता है, काउंटिंग फंक्शन क्या होता है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाता है, कभी कभी गेट में भी बनता है और सीएसआर नेट में भी एक क्वेश्चन बनता है, तो इसको भी हम डिटेल में लेक्चर करेंगे। ठीक है, उसके बाद इसको हम लगभग कवर करेंगे, 6 से 7 दिन हमें लग जाएगा एटलीस्ट। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास आता है काउंटेबिलिटी। अब ये काउंटेबिलिटी पूरा फंक्शन पे ही डिपेंड करता है, तो जब तक आप फंक्शन को सीखोगे नहीं, रिलेशन को समझोगे नहीं, तो आपको आगे प्रॉब्लम आएगी। इसलिए मुझे कवर अप करना बहुत जरूरी हो जाता है हमारे लिए। सेट थ्योरी तो मान लो पूरे प्योर मैथमेटिक्स में सेट थ्योरी का बहुत अच्छा रोल है, इसलिए सेट थ्योरी को भी पढ़ना हमारे लिए क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। काउंटेबिलिटी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 5 to 6 डेज में कवर अप करने का प्रयास करेंगे हम। ठीक है, हालांकि इससे ज़्यादा ही हो सकता है, इससे कम नहीं होगा, क्योंकि इस टॉपिक में हमारे जो डिटेलिंग लेक्चर होगा वो फंक्शन से रिलेटेड भी होगा। 1 1 and 2 आपको शो करना होता है, वो हम डिटेल बताएंगे, जब पढ़ाएंगे तो आपको बहुत अच्छे समझाएंगे। ठीक है, तो 5 to 6 डेज इसमें लगने वाला है। और काउंटेबिलिटी से रिलेटेड वहाँ पर आपको सेसानेट में भी वेटेज देखने को मिलता है, काफ़ी अच्छा 1-2 क्वेश्चन आपका आ जाता है, और काउंटेबिलिटी का यूज हम लोग आगे भी करते हैं। तो काउंटेबिलिटी का एक क्वेश्चन हमारा मान लो श्योर है कि आ ही जाता है, और अगर आप सेसानेट की तैयारी करें तो पार्ट बी में इसका क्वेश्चन बन जाता है, और पार्ट सी में भी कभी कभी इसके कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। ठीक है, पॉइंट सेट टोपोलॉजी ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पॉइंट सेट टोपोलॉजी आपने रियल नंबर रियल एनालिसिस में बीएससी में भी पढ़ा होगा, एमएससी में भी पढ़ा होगा। अब हम लोग गेट की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आप पीएचडी के एंट्रेंस के एग्जाम की तैयारी कर रहे होगे, तो उसमें भी हम लोग यहाँ पर पॉइंट सेट टोपोलॉजी देखने वाले हैं, जो कि काफ़ी अच्छा वेटेज लेकर आता है। तो ये सेसा नेट में भी काफ़ी पूछे जाने वाला टॉपिक में से एक है। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, इसको भाई साहब तो पूछो ही मत, ये कितना इंपॉर्टेंट है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और काफ़ी बड़ा चैप्टर भी है, इसलिए हम इसको 15 to 18 डेज लेने वाले हैं। और यहाँ से हर साल आपके जो सेसा नेट में और आपके गेट में क्वेश्चन आना तो फिक्स ही है, कि यहाँ से क्वेश्चन तो मान लो आना ही आना है। ठीक है, इसलिए इस टॉपिक को बहुत डिटेल में लेक्चर करने वाले हैं, जिसमें हम 18 डेज एटलीस्ट कम से कम हमें लगेंगे इसको कंप्लीट करने में। ठीक है, जिसमें हम लोग काफ़ी डिटेलिंग लेक्चर लेंगे, थ्योरम्स को प्रूफ भी साथ में देखेंगे और डिस्कशन भी करेंगे कि इसमें क्या क्या थिंकिंग हो सकती है विद एनालिसिस, इसका पूरी तरीके से काउंटर एग्जांपल को लेकर कैसे कैसे सॉल्व किया जाता है, सब कुछ हम देखने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है सीरीज ऑफ रियल नंबर्स। सीरीज ऑफ रियल नंबर्स जो हमारे पास होता है वो सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर पे डिपेंड करता है। तो एक टाइप का इसको जब तक हम सीक्वेंस को अच्छे से क्लियर नहीं करेंगे तब तक सीरीज हमें समझ में आने वाली है नहीं, इसलिए सीरीज को अच्छे समझने के लिए हमें सीक्वेंस हमें अपना अच्छा करना पड़ेगा। और सीरीज में भी काफ़ी कन्वर्जेंस बेस पर हमारे काफ़ी थ्योरम्स होती हैं, उनको कवर अप करेंगे। ठीक है, तभी हमारी कहानी बनने वाली है, तो इसको कंप्लीट करने में हमें 10 डेज कम से कम लग जाएंगे। ठीक है, फंक्शन जो अब ये डिस्कस करेंगे, एक्चुअली में फंक्शन ऑफ फंक्शन होता है,
तो ये वाला फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन हमारा इस सीरीज पे, ये सीक्वेंस पे ही डिपेंड करेगा, और इसकी प्रॉपर्टी भी डिस्कस करेंगे। और ये काफ़ी अच्छा टॉपिक होता है, और यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन आपको सेसा नेट और गेट में देखने को मिलते हैं, ठीक है। और ये हम अभी 2 मंथ प्लान आपको बता रहे हैं, उसके बाद हम आगे का प्लान आपको उसके बाद हम समझा देंगे, ठीक है। लिमिट एंड कंटिन्यूटी, लिमिट एंड कंटिन्यूटी जो क्लास 12th स्टैंडर्ड में पढ़े हो वो तो ठीक है, लेकिन हम लोग जो पढ़ेंगे ना ये सीक्वेंस बेस पे पढ़ेंगे, तो ये थोड़ा सा उससे अप रहेगा, इसमें थिंकिंग रहेगी और थोड़ा सीक्वेंस का मिर्च मसाला इसमें हम डालेंगे, तो ये काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं काफ़ी अच्छे से आपके यहाँ, ठीक है। तो लिमिट एंड कंटिन्यूटी को हम लोग कवर करेंगे, और फिर बाकी ये जो प्लान होगा वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको देखने को मिलेगा। जब भी हम ये प्लान पूरा कवर कर लेंगे सिलेबस, तो उसके बाद हमें आपको उसमें बताएंगे कि हाँ आगे हमारा क्या बनने वाला है, ठीक है। तो पूरा प्लान आपको बता देंगे कितने दिन तक चलेगा, कितने दिन तक हम डिस्कस करेंगे, कौन इंपॉर्टेंट है कौन इंपॉर्टेंट नहीं है। साथ साथ जब हम आपको पढ़ाएंगे तो टॉपिक में पहले थ्योरी पढ़ाई जाएगी, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम जो बताए जाएंगे, उसके काउंटर एग्जाम्पल लेना तरीका सिखाया जाएगा, आपको क्वेश्चन को हिट करने का तरीका पूरा सिखाया जाएगा, और साथ साथ फिर PYQ भी हम आपको सॉल्व कराएंगे, ताकि आपकी जो PYQ में पकड़ अगर अच्छे से बन गई तो एग्जाम में भी आप अच्छा करेंगे, ठीक है। चलो आज का एक टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं स्टूडेंट्स। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सेट थ्योरी। व्हाट इज सेट थ्योरी? अ सेट इज वेल डिफाइंड एंड वेल कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो मन में बात आएगी सर वेल डिफाइंड, व्हाट इज वेल डिफाइंड एंड वेल कलेक्शन? चलो डिस्कस कर लेते हैं। वेल डिफाइंड, आप पहले वेल डिफाइंड की डेफिनेशन राइट कर लें, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ वेल डिफाइंड का सही मीनिंग क्या है। तो वी मीन बाय वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड, वेल डिफाइन को अगर एक्सप्लेन करना है आपको तो थोड़ा सा ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। वेल डिफाइन में एक्चुअली में आपको क्या देखना है कि जितने भी हमारे पास ऑब्जेक्ट होते हैं, यानी कि वी मीन दैट देयर इज नो कंफ्यूजन, ये बोल सकते हो किसके बीच में, तो बोल देंगे रिगार्डिंग इंक्लूजन और एक्सक्लूजन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो क्या कहना चाहता है? ये कहना चाहता है कि हम लोग वेल डिफाइंड का सही मीनिंग ये है कि कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ना इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन के बीच में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो तुम्हारे मन में आएगा सॉरी फॉर एग्जांपल लेट्स टेक एग्जांपल कि स्टेडियम में अच्छा खेलने वाला खिलाड़ी कौन है। अगर मैं तुमसे बोलूँ स्टेडियम में अच्छा खेलने वाला खिलाड़ी कौन है, या फिर बोलूँ मैं देश का सबसे अच्छा खेलने वाला खिलाड़ी कौन है, अब तुम ये कंक्लूड नहीं कर पाओगे, इंक्लूजन नहीं निकाल पाओगे कि यहाँ पे देश में सबसे अच्छा कौन खिलाड़ी है जो खेल सकता है, ठीक है। तो ये जब कंक्लूड नहीं कर पा रहे हो तो क्या इसको मैं डिफाइन वेल डिफाइन मानेंगे? तो बोलेंगे ये वेल डिफाइंड नहीं है। अगर आपसे ये दूसरा एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, दूसरा एग्जाम्पल ये है कि मैं आपसे बोल दूँ कि ऐसे कितने मंथ होते हैं एक साल में जिसको आप सेट में लिख सकते हो, तो ये वेल डिफाइंड हो गया। क्यों? क्योंकि आप इसमें कैलकुलेट कर पा रहे हो कौन कौन है। तो क्या होगा? तो बोलोगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, इस तरीके से आप बता दोगे कि हाँ ये सर ये होते हैं। तो आप इसमें वेल डिफाइन कर पाए? नहीं कर पाए? कर पाए। क्यों? क्योंकि मैं इसमें इंक्लूड कर पा रहा हूँ, एक एक ऑब्जेक्ट को मैं निकाल पा रहा हूँ, मैं आराम से बता पा रहा हूँ और दिखा पा रहा हूँ कि हाँ ये सर ये ऑब्जेक्ट होते हैं, इसलिए ये वेल डिफाइंड है। जब आप किसी चीज़ को इंक्लूड ना कर पाओ, किसी चीज़ को एक्सक्लूज ना कर पाओ, तो समझ जाना कि हाँ यहाँ पर ये वेल डिफाइंड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे ये भी कह सकता हूँ कि मैं रास्ते से आ रहा था और मुझे 2 लड़कों ने पकड़ के मारा, लेकिन मुझे इन 2 लड़कों के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो मैं आपसे ये कह दूं कि इनको सेट में राइट करो। क्या आप सेट में राइट कर सकते हो? क्या आप उन ऑब्जेक्ट को ढूंढ सकते हो? अगर मैं उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता हूं तो आप उस ऑब्जेक्ट को फिर ढूंढ नहीं पाओगे। इसका मतलब क्या हुआ? ये वेल डिफाइंड नहीं है। जब किसी ऑब्जेक्ट को इंक्लूड नहीं कर पा रहे हो, या एक्सक्लूजन नहीं दिखा पा रहे हो, या इंक्लूजन नहीं दिखा पा रहे हो, तो वो ऑब्जेक्ट हमारा वेल डिफाइंड नहीं होता है। होपफुली आपको ये समझ में आ गया कि वेल डिफाइंड का सही मीनिंग क्या हुआ, ठीक है। तो जैसे ही आपने समझा ये वेल डिफाइंड नहीं है, तो क्या उसको सेट राइट कर सकते हैं? बिल्कुल। तो वी कांट राइट, ठीक है। ऐसे वो सभी सेट नहीं राइट कर पाओगे जिसमें वो डिफाइन नहीं होगा, ओके। वेल कलेक्शन का मतलब क्या होता है? वेल कलेक्शन का मतलब होता है कि अगर कोई चीज, अगर जैसे कि पहले पुराने जमाने में क्या होता था कि लोग कहते थे कि ना छेना एक ही बार ले जाना है, ठीक है।
एक से दोबारा नहीं लेकर आना है। तो एक मतलब कि दोबारा अगर लेने आ रहा है तो बोले भाई तुम पहले ले जा चुके हो, दोबारा नहीं लेने आ सकते हो, ठीक है। तो ये जो एग्जाम्पल है ना वेल कलेक्शन का है, क्योंकि उन्होंने कलेक्ट कर रखा है कि मैं 300 आदमी का ही छेना लेकर आऊँ, 300 आदमी ही उन्होंने बुलाया था, तो जो छेना खिला रहे हैं वो हर एक आदमी को एक एक ही छेना खिला सकते हैं, 2 छेने नहीं खिला सकते हैं। तो ये जो एग्जाम्पल है वेल कलेक्शन का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। अब इसमें एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा कि मान लीजिए हमारे पास कोई सेट है और सेट में मेंबर लिखे हुए हैं 1 और एंड सो ऑन 1, और मैं आपसे कह दूं कि कितने मेंबर इसमें राइट हैं, तो आप बोलोगे सर अनकाउंटेबल है, इसको तो काउंट ही नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारे मेंबर हैं। ऐसा नहीं है, ये ना तो अनकाउंटेबल है और ना इसमें बहुत सारे मेंबर राइट हैं, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें ओनली सिंगल मेंबर राइट है और वो है ओनली 1। तो मन में बात आ रही है कि सर आप मेंबर कह रहे हो, ये मेंबर क्या होता है, ठीक है। एक तो पहली बात आपको समझ में आया कि नहीं आया कि वेल कलेक्शन क्या है, वेल कलेक्शन क्या है और वेल डिफाइंड क्या है, होपफुली आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि मेंबर क्या होता है, व्हाट इज मेंबर एंड व्हाट इज द स्टैंडर्ड नोटेशन ऑफ द सेट। तो स्टैंडर्ड नोटेशन ऑफ द सेट जो होगा वो कोई भी कैपिटल लेटर में आप इसको राइट कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे देखो ए यूज किया है, तो कोई भी A to Z आप कोई कैपिटल लेटर उठाओ वो इसका क्या हो जाएगा, नोटेशन हो जाएगा। तो नोटेशन एज ए नोटेशन मैं इसमें राइट कर सकता हूँ, नोटेशन जो इसका दूंगा वो कोई भी कैपिटल लेटर यहाँ पे दे सकता हूँ यूजुअली, ठीक है। डिनोटेड, यूजुअली डिनोटेड, डिनोटेड विद कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर्स। तो ये जनरली कैपिटल लेटर से ही डिनोट किया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया, फॉर एग्जांपल आप ले सकते हो कि ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है एंड सो ऑन, जेड तक आप कुछ भी राइट कर सकते हो। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा नोटेशन इसका हो गया, ठीक है। लेकिन आपके मन में सर आएगा कि सर इनके मेंबर्स कैसे होते हैं। तो मेंबर जो होते हैं द ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे जो हमारे पास ऑब्जेक्ट लिए गए तो मेंबर की बात कर लेते हैं हम, अगर मेंबर कि सर इनके मेंबर क्या होते हैं, मेंबर। तो यहाँ पे बराबर और एक ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक ऑब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पे क्या हो गया कि द ऑब्जेक्ट ऑफ a set, ठीक है, आर कॉल्ड मेंबर्स। अब इसको मेंबर्स बोलते हो आप, ठीक है, या फिर आपने क्लास 11th में क्या बोला होगा, इसको एलिमेंट भी बोला होगा, तो आप इसको एलिमेंट भी कह सकते हो। वैसे ये इतना बेसिक है कि आप पहले से पढ़ के आए, लेकिन फिर भी मेरा बताना एक फ़र्ज़ है, मैं एक बार आपको तो दिखाना ही चाहूँगा, फिर मैं थोड़ी स्पीड भी मेंटेन करूँगा आपको पढ़ाने में, ठीक है। लेकिन इनिशियल है तो इसलिए थोड़ा सा डिटेल ले ही लेते हैं ना इसका। मेंबर क्लियर हो गया, ठीक है। अब आपको पता है कि डिनोट कैसे करते हैं, तो आपको पता चल गया कि ये कैपिटल लेटर में डिनोट किए जाते हैं और इसको जनरली यूजुअली डिनोटेड विद स्मॉल लेटर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल A B C D एंड सो ऑन। ये बात सबको समझ में आ गई, ठीक है। और अगर मैं एक राइट करना चाहूँगा, तो एक सेट में अगर मेंबर राइट करना चाहूँगा तो X इज अ एलिमेंट ऑफ A, तो इसको इस तरीके से राइट करेंगे, X इज अ एलिमेंट ऑफ A, इस तरीके से राइट किया जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास कोई सेट है A, इसमें यहाँ पर मेंबर है 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, और ये लिखा हमने 10 तक, ठीक है। तो हमने कहा 0 इज बिलोंग्स टू A, तो आप बोलोगे सर फॉल्स, बिकॉज 0 इसका मेंबर A का मेंबर नहीं है, क्योंकि A के अंदर ये दिख नहीं रहा है, इसलिए 0 इसका मेंबर नहीं है। दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है। अगर मैं सेकंड स्टेटमेंट इसी में दे देता हूँ, ठीक है, क्या दे देता हूँ कि 5 इज बिलोंग्स टू A, तो तुम बोलोगे सर 5 जो है 5 इज अ एलिमेंट ऑफ A, तो वी इट इज क्लियर फ्रॉम अबव सेट कि 5 इज अ मेंबर ऑफ A, सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है। आराम से ये निकाल सकते हो, कंक्लूड भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और सेट ऑफ सेट में फिर इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आ जाता है।
मैं उसमें बताऊंगा सेट ऑफ सेट में। जैसे कि फॉर एग्जांपल की बात कर लेता हूँ, तो एक मैं एग्जांपल और ले लेता हूँ, फिर मैं आपको सेट ऑफ सेट में इसको पढ़ाऊंगा कि हाँ ऐसा क्यों होता है। ठीक है, जैसे हमारे पास मान लीजिए बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है बच्चों को। जैसे मान लो ये 1 लिखा है और ये ऐसे 1 लिखा है, तो इसमें क्या कन्फ्यूजन है। अगर हम बात करें, ये इधर 2 लिखा है, ठीक है, अब ये 2 है और ये सेट 1 है। ध्यान देना, इसमें हम क्या बता रहे हैं, ये 2 है और ये क्या है, सेट 1 है। तो ध्यान देने वाली बात है, जब अंदर कोई लिखा हुआ है तो जितने भी ऑब्जेक्ट लिखे हुए हैं, तो 2 एक ऑब्जेक्ट है, ये भी एक ऑब्जेक्ट है, ये भी एक ऑब्जेक्ट, दोनों डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होने चाहिए। तो जब डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में बात कर रहा हूँ, तो यही कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब ये हुआ कि ये अलग ऑब्जेक्ट है, ये अलग ऑब्जेक्ट है। तो जब मैं इसको एक ऑब्जेक्ट का नाम दे रहा हूँ, तो यही तो हमारा सही मीनिंग निकला है किसका, यही तो हमारा निकला है एलिमेंट, और यहाँ पे ये एलिमेंट निकला है। तो अगर मैं बात करूँ मेंबर, तो अगर मैं तुमसे बोलूँ कि 1 बिलोंग्स टू ए, तो दिस इज ट्रू या फॉल्स, तो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, और मैं बोलूँ 2 बिलोंग्स टू ए, तो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट बिकॉज 2 इसके अंदर है। तो तुम बोलोगे सर 1 भी तो दिख रहा है, तो 1 नहीं है, 1 नहीं है, सेट 1 पूरा है। ध्यान देना मेरी बात को, ये 1 नहीं है, इसका सेट 1 पूरी तरीके से इंक्लूड है, ना कि 1। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। हालांकि मैं इस चीज़ को और भी कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा किसमें, सेट ऑफ सेट में। ठीक है, उस तरीके से आपको पूरा अच्छे समझा दिया जाएगा। इससे पहले हम आपको सबसेट पढ़ाएंगे, प्रॉपर सबसेट बता देंगे, ठीक है, और सुपर सेट बता देंगे, और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, थ्योरम्स होती हैं, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे, और उसके बाद तब आपको ये बताएंगे, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आज इतना ही रखते हैं। तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया है कि रियल एनालिसिस में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, और उसमें किसका किस टॉपिक का वेटेज ज़्यादा है और किस टॉपिक का वेटेज एवरेज है, ये भी हमने सीखा, और कौन सा टॉपिक कितने दिन तक चलेगा इसके बारे में सीखा। साथ ही मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है सेट थ्योरी के बारे में, जिसमें हमने आपको बताया कि सेट थ्योरी एक्चुअली में क्या होता है। तो जॉर्ज कैंटरसन ने सेट थ्योरी का यूज के सबसे पहले उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, और इंट्रोड्यूस करने के बाद उन्होंने ही सेट थ्योरी को डिफाइन भी किया था। ठीक है, तो जॉर्ज कैंटर जब ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज सॉल्व कर रहे थे, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, तभी उनके मन में इसकी थ्योरी आई थी, थॉट आया था उसके बारे में, तब उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया था। फिर इसको हम और अच्छे से इंटरेस्टिंग बनाते हुए नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग आपसे डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर सबसेट और सबसेट, और इसके सेट के बिल्डर फॉर्म क्या होते हैं, और ये सेट के टेबुलर फॉर्म क्या होते हैं। इनको अच्छे से अगर आप पढ़ के आ जाते हो, तो इनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो कल जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो है सबसेट, प्रॉपर सबसेट, सुपर सेट, और इनके थ्योरम्स पर बेस होगी, इनकी प्रॉपर्टीज भी डिस्कस करेंगे, लॉट ऑफ एग्जांपल्स देखेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त चाहेंगे। होपफुली आपने बहुत अच्छे से इसको एंजॉय किया होगा, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, ओके, बाय बाय।